नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। और रिक्त स्थान की पूर्ति हम कर रहे थे, जिसमें 6 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं और ये है सेट नंबर 7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, पहला प्रश्न है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। यदि हम स्पर्श बिंदु की बात करें तो ये है वृत्त और इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? जो वृत्त को छूकर गुजरती है, ये है स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, फिर यहाँ से जो त्रिज्या बनेगी वृत्त की, ये है त्रिज्या, ये है केंद्र O। ठीक है, मान लो ये बिंदु है P, इसको हम नाम देते हैं A। AP क्या है? एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु वो है जो त्रिज्या और स्पर्श बिंदु वृत्त और स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और ये है हमारी त्रिज्या। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण होता है? ये होता है 90 अंश का। अगला क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है। तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? ये लंब। 90 अंश का कोण है, मतलब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। दूसरा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। वृत्त का केंद्र क्या है? ये है। दूसरा वृत्त बना लेते हैं, ये है वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये जीवा बना लेते हैं ये। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब डाला हमने। तो जीवा को कितने बराबर भागों में बांटता है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, 2 बराबर भाग, ये जो है यहाँ तक इसकी लंबाई और ये इसकी लंबाई, मतलब O, इसको नाम देते हैं हम D, A और B। तो AD बराबर होगा DB, मतलब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अभी पढ़ा हमने, जो लंब है केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला जाएगा वो जीवा को समद्विभाजित करेगा, समान 2 भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। अगला है त्रिज्या R वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त की जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो क्या है? पाई R स्क्वायर। यदि परिधि पूछेगा तो 2 पाई R। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की कितनी होती है? तो हमें पता है व्यास को हम दर्शाते हैं D से, तो D बराबर क्या होता है? 2R, मतलब व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। तो ठीक है, व्यास की कितनी हो जाएगी? आधी। क्या हो जाएगी? आधी। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। अगला है एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल। पेंसिल कैसी होती है आप सभी जानते हैं। ये मैं पेंसिल बनाता हूँ रफ सी, सो ये पेंसिल जैसी दिख रही है। तो इसमें एक शंकु होता है, ये जो नुकीला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? हमारा शंकु के आकार का है। और एक खाली स्थान का संयोजन है, मतलब एक पेंसिल जो है किन 2 आकृतियों से मिलकर बनी होती है। तो हम इसमें देख रहे हैं एक शंकु है और ये क्या है? ये एक बेलन है। बेलन हमने पढ़ा था, बेलन, और ये एक है शंकु। तो ये शंकु और बेलन का संयोजन है एक पेंसिल। आंसर क्या हो जाएगा? बेलन। अगला है यदि R एवं L क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? शंकु बना लेते हैं हम। ये ऐसा होता है हमारा शंकु, टोपी जैसा। सो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं H। इसकी त्रिज्या हो गई R और इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है L। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली, ये बन गया हमारा शंकु। तो इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये किनारे वाला पोर्शन, किनारे के चारों तरफ जो ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र है पाई R L। और L कहाँ से निकलेगा? L बराबर होता है H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे निकला? पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि ये क्या है? ये 90 डिग्री बन गया। H ये हो गया लंब, ये हो गया हमारा आधार। तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? L। तो इससे हम L की लंबाई निकालेंगे और इसके बाद हम पाई R L में मान रखेंगे, जिससे हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ निकलता है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी से, वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का
औसत क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। फिर ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, ठीक है, ऐसा प्रेक्षण जो बार बार आता है, सबसे ज्यादा बार आता है, उसको हम बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। अगला है खाली स्थान केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। तो सबसे बीच का मान देता है माध्यक। माध्यक, 3 माध्यक बराबर, ठीक है। माध्यक, बहुलक और माध्य में एक संबंध होता है जो, ठीक है, इस सूत्र से आप समझ सकते हैं। 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक धन 2 माध्य। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण खाली स्थान जो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती? जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी घटने की प्रायिकता होगी 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं, मतलब जो घटना संभव है, संभावित घटना की प्रायिकता, और जो घटना नहीं घटी, उन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 1। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण खाली स्थान जिनमें आपको बार बार देखने हैं और प्रैक्टिस करना है। इनको नोट भी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप इस सीरीज़ में बने रहें। इसके आगे हम कराएंगे सही जोड़ियाँ और इसके बाद एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो बने रहिए वीडियोज़ में और स्टडी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू।